हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेक इट लर्न। एक बार फिर से आप सभी का मेक इट लर्न में स्वागत है। कल हमने किया था गाइड वन, हमने कंप्लीट कर ली थी लास्ट क्लास में और उम्मीद है वो आपको सबको ओवरव्यू पसंद आया होगा। और जो आज हम करने वाले हैं वो हम गाइड टू की तरफ बढ़ने वाले हैं। गाइड टू में जो जो हम कवर करने वाले हैं वो आपको दिख रहे होंगे अभी स्क्रीन पे। हम पहले तो सेल या रेंज रेफरेंस को कवर करने वाले हैं। दूसरा, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को देखने वाले हैं। कल मैंने आपको रेंज का एक सिंपल सा कोड लिखा था, उसके कुछ ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाके, जिसकी शॉर्टकट की F2 है, उसको हमने दिखाया था कि कौन कौन सी रेंज की प्रॉपर्टीज़ है इंपॉर्टेंट है। हमने देखे थे, एड्रेस हो गया, बॉर्डर हो गया, वैल्यूज़ हो गई। तो थोड़ी बहुत हम उन्हें कवर करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कैसे उनका यूज़ करना है। तीसरी चीज़ जो हम इस गाइड में कवर करने वाले हैं वो है वर्कशीट रेफरेंस, एंड द फोर्थ थिंग इज़ वर्कबुक रेफरेंस। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है सेल रेंज रेफरेंस। तो चलिए दोस्तों, हम अब बढ़ते हैं अपने एक्सेल की तरफ। तो दोस्तों, अब हम एक्सेल में आ चुके हैं। सबसे पहले हमें जो काम करना है वो डेवलपर टैब में जाके विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो शीट रेफरेंस है वो नाम चेंज कर दिया है, सॉरी, शीट का जो नाम है वो चेंज कर दिया है सेल रेफरेंस। तो हम विजुअल बेसिक में जाते हैं। ये हमारी कोड विंडो है जो कल हमने देखा था। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही दिखता है फर्स्ट टाइम जब हम लॉगिन करते हैं, आई मीन फर्स्ट टाइम जब हम इसको देखें। तो अभी अगर हमें कोडिंग करनी है तो हमें सबसे पहले, कल मैंने आपको बताया था, हमें मॉड्यूल एंड इंसर्ट करना होगा। मॉड्यूल को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे मॉड्यूल पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा मॉड्यूल इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे मॉड्यूल का नाम चेंज कर देता हूँ। मॉड्यूल का नाम दे देता हूँ गाइड 2। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे गाइड 2 नाम चेंज हो चुका है। आज जो हमें कोडिंग करनी है वो है सेल रेफरेंस से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमें सबसे पहले कल क्या सीखा था कि कोडिंग शुरू करने से पहले हमें जो सबसे पहला वर्ड लिखना होता है वो होता है सब। ये मैंने यहाँ पे सब लिख दिया और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। आप जो चाहो नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे रेलेवेंट नाम दे देता हूँ जो हम सीख रहे हैं। मैं यहाँ पे सेल अंडरस्कोर रेफरेंस दे देता हूँ और यहाँ पे फिर ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ करना होगा। तो वो मैंने कर दिया और मैं अब एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखते हो कि एंड सब ऑटोमेटिकली आ चुका है। ये सब हमने कल देखा ही था। मैंने आपको कल बताया था कि जो भी कोडिंग हमें करनी है वो इस रेलेवेंट कोड के अंदर करनी है। ये हमारा बॉडी पार्ट है सब और एंड का, इसके बीच में ही हमें कुछ कोडिंग करनी है। तो आज हम देखेंगे कि रेंज रेफरेंस कैसे दे सकते हैं। ये जो हमारे काफ़ी सारे सेल्स होते हैं एक वर्कशीट में, तो उसको हम कैसे यूज़ करके, कैसे इसके एड्रेस को यूज़ करके हम उसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ तो आपको दिखता है कि ये जो सेल एड्रेस बार है यहाँ पे E5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे E5 का मतलब क्या हुआ, कॉलम E और रो 5। तो यहाँ पे अगर हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है तो वो उसके लिए हमें रेंज जो एक हमारा फंक्शन उसका यूज़ करके हम यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। तो हमने कल देखा था एक डेमो। आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कितने तरीके हैं हमारे पास जिससे हम रेंज को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रेंज लिखता हूँ। रेंज का सिंटेक्स मैंने आपको कल दिखाया था, मैं एक बार फिर से आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ रेंज का। तो दोस्तों, ये हमारा रेंज रेफरेंस का सिंटेक्स है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ है। आप चाहो तो मैंने कल आपको एक तरीका बताया था जिससे आप इसको ओपन कर सकते हो। आप रेंज के बीच में कर्सर रखिए और F1 को प्रेस कीजिए तो आपका ये ओपन हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं रेंज प्रॉपर्टी इन VBA, तो आपको ये सिंटेक्स ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि अपनी जो रेंज सिंटेक्स है वो सेल 1 या सेल 2 है। तो यहाँ पे जो सेल 1 है वो एटलीस्ट हमें एक रेफरेंस तो देना होगा, तो हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अब हम देखते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। हम एक्सेल में फिर से चलते हैं। यहाँ पे मैंने रेंज दिया। अब जो भी हमें यहाँ पे रेफरेंस देना है वो हमें डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर देना है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अदरवाइज़ ये एरर देगा। मेरे को रेफरेंस देना है A1। A1 मीन्स कॉलम A एंड रो 1। तो मैं यहाँ पे A1 दे देता हूँ। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एक वैल्यू इंसर्ट करवानी है। तो इसमें जो वैल्यू हमारा मेथड है मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। अब आप देखोगे जैसे ही मैंने यहाँ पे डॉट दबाया, यहाँ पे मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड अवेलेबल हो चुके हैं जो हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में कल देखे थे। आप यहाँ पे वैसे फाइंड भी कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं वैल्यू। यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू आ चुका है। मैं यहाँ पे टैब दबा देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। मैं स्पेस देता हूँ और यहाँ पे अब मेरे को जो भी डेटा एंटर करवाना है मैं इक्वल टू का साइन लिख के इसको ऐड करवा देता हूँ। अब मेरे को जो भी टेक्स्ट ऐड करवाना है उसको भी हमें डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखना है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिख दिया।
अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँगा तो अब देख रहे हो मेरा जो लाइन है कोड का वो रेड नहीं हुआ है, इसका मतलब जो मैंने कोड लिखा है वो ठीक है। मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब आप देखोगे कि जो कोड हमारा एग्जीक्यूट हुआ है वो कहाँ हुआ है। ये हमने रेफरेंस जो दिया था वो A1 का दिया था, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा आ गया। अब मैं एक बार आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ। अगर ये तो था कि सिंगल रेफरेंस देना है, सिंगल सेल को रेफर करना है, तो इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल सेल्स में वैल्यू इंसर्ट करवानी हो एक साथ में, तो वो हम कैसे करवाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ये फाइल आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगी, तो आप इसको देख के बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेंज A2 दे दिया है, मतलब कॉलम A रो 2, डॉट वैल्यू यहाँ पे भी मैं सेकंड कर देता हूँ फर्स्ट की जगह, तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि हमने क्या किया है। मैं फिर से कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे चेंज करने के लिए जैसे मैंने क्या किया, A से लेके मेरे को D तक वैल्यू इंसर्ट करवानी है रो 2 में, तो मैं यहाँ पे सिंपली D2 ऐड कर दूँगा। और अब अगर मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये देखिए हमारी जो वैल्यूज़ है चारों, वो यहाँ पे A से लेके D तक वैल्यू इंसर्ट होगी, सेम वैल्यू यहाँ पे हमारी इंसर्ट हो चुकी है। एक सिंपल फॉर्मूले के थ्रू आपको रेंज का मतलब दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे है, अब मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला टाइप करता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे रेफरेंस देना है सपोज किसी सिंगल सेल का, मैं यहाँ पे सिंगल सेल का रेफरेंस देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब जो यहाँ पे वैल्यू मैं लिखूँगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो अब आप अगर फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, F5 क्या है, हमारा सिंगल रेफरेंस है। हमने सिंपली यहाँ पे कोड में क्या किया हुआ है, हमने इसको बस इन्वर्टेड कोमा में लिखा है ताकि ये हमारा VBA कोड रन करे। अब ये जैसे डबल, ये हमने मल्टीपल सेल्स का रेफरेंस दिया है। मैं यहाँ पे सम में क्या करता हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला टाइप करता हूँ और मैं मल्टीपल रेफरेंस दे देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक रेफरेंस दे दिया। अगर अब आप देखोगे हमारा जो एड्रेस बार है उसमें क्या आ रहा है, F5 से लेके F8, जो कि हमने यहाँ पे किया था सेकंड के लिए। बस मैंने क्या किया, उसको यूनिटेड कॉमा में लिख दिया। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ये हमारा जो एड्रेस है और ये जो हमारा सेकंड कोड का जो एड्रेस है वो सिमिलर ही है, तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ इसको समझिए कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अभी सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है सम के फॉर्मूले के थ्रू कि हमको इसको कैसे यूज़ करना है। अब दोस्तों इसको लिखने के कई और तरीके भी हो सकते हैं। जैसे हमने ये सेकंड लिखा है, इसको लिखने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा तरीका है वो भी। उसको लिखने के लिए हम रेंज लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कोमा ओपन। अब मेरे को A3, मैं A3 पिक कर लेता हूँ। जितने जितने हम रेंज कोड लिखेंगे हम सबको काउंटिंग वाइज करेंगे, हमें पता चल जाएगा हमने कितने किए हैं A3 से लेके। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को सिंपली ये चीज़ यूज़ नहीं करनी है D से लेके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहीं पे इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे कोमा दबा दूँगा यहाँ पे एक, और फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा अपना शुरू कर दूँगा और यहाँ पे D और यहाँ पे लिख दूँगा 3 और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। और यहाँ पे अब मैं इसको पूरा कर देता हूँ 1 मिनट। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मैंने इसको यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था, यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने इसको ऐसे लिखा और जब भी मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे स्पेस ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली भी ठीक कर देता है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखोगे कि सेम वैल्यू हमारी A से लेके D में थर्ड वैल्यू आ चुकी है। तो आप लिखने का तरीका अलग है। अगर आप ये इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे लगा देते हो और यहाँ पे सिर्फ कोमा देते हो बीच में, तो भी आपकी सेम रेफरेंस काम करेगा। आप चाहे इसका भी यूज़ कर सकते हो, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। फोर्थ रेंज कोड लेते हैं, यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ रेंज और यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं सिर्फ यहाँ पे A लिखता हूँ और A को इन्वर्टेड कोमा में डाल देता हूँ और मैंने एंड लगाया ताकि ये जो 3 है, ये जो अब हम यहाँ पे 4 लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये A4 ही है बेसिकली। हम आपको दिखाऊंगा कि ये A4 कैसे है। अभी मैं यहाँ पे बेसिकली फिर से कोमा दिखा देता हूँ और यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड कोमा D, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर एंड, फिर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये वाला जो ऊपर वाला सिंटेक्स था हमारा, उसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। हमने ब्रेक क्या किया, सिर्फ यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिर्फ हमने एंड का यूज़ किया। बाद में हम इसको देखेंगे, काफ़ी यूज़फुल होने वाला है ये, अगर हमें अपने कोड को डायनेमिक बनाना होता है। मैं सिंपली यहाँ पे आगे के कोड हमारे ऐड कर देता हूँ वैल्यू को और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ फोर्थ। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ
अब आप देखोगे कि जो फोर्थ है वो भी हमारे सारे के सारे कॉलम में ऐड हो चुका है। अब मान लो मेरे को जो वैल्यू ऐड करवानी है, मेरे को ए से सी तक करवानी है, फिर ई से लेके जी तक करवानी है, मेरे को डी कॉलम में वैल्यू ऐड नहीं करवानी, तो वो हम कैसे करेंगे? हम इस कोड का ही यूज़ करेंगे। रेंज मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा को स्टार्ट किया, C5 ये दे दिया। अभी जैसे हमने ए से 5 ले लिया, मैंने कोमा दबाया, अब मेरे को दूसरा रेफरेंस देना है। जैसे आप नीचे देख रहे होगे सिंटेक्स, मैंने सेल 1 का रेफरेंस दे दिया, मेरे को ये रेफरेंस देना। सेल 2 के रेफरेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे डी को इग्नोर करता हूँ और E5 ले लेता हूँ। E5 से लेके मेरे को क्या करना है, G5 तक। तो मैंने यहाँ पे सिंपली G5 और हमारा जो इन्वर्टेड कोमा था वो मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट इंसर्ट करवा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर इसको रन करूँगा तो आप देखिए जो हमारा फिफ्थ कोड रन हुआ है, रेफरेंस जो हमने दिया था ए से सी तक का दिया था, डी को हम चाहते थे कि हम इग्नोर करें और हमने क्या किया, ई से जी में इसकी वैल्यू को इंसर्ट करवाया। तो आप देख सकते हो हमने कैसे किया है। हमने यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा है ये बीच में क्लोज नहीं किया है। होगा अगर मैं इसको बीच में क्लोज करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे एक कॉपी कर लेता हूँ इसको पहले, और मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सिक्स्थ ले लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं रेंज चेंज कर देता हूँ गाइज। आप जो भी कोड मैक्रो में लिखते हो रन करते हो वो अंडू नहीं हो सकते हैं, उसको हमें क्लियर करना होगा एक कमांड के थ्रू। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे क्लियर करना है। अब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, अब हम देखते हैं सिक्स्थ कोड कैसे रन होता है। आप देखोगे सिक्स्थ कोड जो रन हुआ है वो क्या हुआ है, यहाँ पे इसने डी कॉलम को इग्नोर नहीं किया है, जबकि हमने यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया डी का, फिर भी इसने क्या किया, सिक्स्थ टेक्स्ट को हमारा डी कॉलम में भी इंसर्ट करवा दिया। वो हुआ इसलिए क्योंकि हमने जब ये देखा, अपने थर्ड वाला भी देखा होगा, जब हमने ए से लेके डी तक दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, ए और 3 के बीच में इनको भी हमने इन्वर्टेड कोमा को सेपरेटली यूज़ किया। तो जब सेपरेटली यूज़ करते हैं तो जो VBA कोड है इसको क्या समझता है, A3 से लेके मेरे को D3 में वैल्यू इंसर्ट करवानी है। अब सपोज मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ और मैं सिर्फ A3 और D3 में ही इंसर्ट करवाता हूँ, बाकी के C और B को इग्नोर करता हूँ। तो उसको कैसे करना होगा, मैं यहाँ पे सिंपली रेंज टाइप करता हूँ, वही हमारा प्रोसेस जो हम ऑलरेडी करते हैं। हमने यहाँ पे रो 7 ले लेते हैं ताकि समझने के लिए। अब सिंपली मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को क्लोज नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ A7 लेना है और सिर्फ D7 लेना है। तो मैं यहाँ पे D7 दबाऊँगा और इन्वर्टेड कोमा को लास्ट में क्लोज करूँगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू जाएंगे और मैंने यहाँ पे क्या किया, 7th को ऐड करवा दिया। अब आप देखोगे जो 7th है, मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब आप देखोगे 7th में क्या हुआ, बी और सी को इसने इग्नोर कर दिया, सिर्फ कॉलम ए और कॉलम डी यहीं पे सिर्फ इसने वैल्यू को इंसर्ट किया है। वो आप फ़र्क साफ देख सकते हो। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो इन्वर्टेड कोमा है, अगर आप सिर्फ लास्ट में क्लोज करते हो, ये जैसे लास्ट में क्लोज किया, तो ये क्या समझता है, मेरे को सिर्फ A7 और D7 में वैल्यू इंसर्ट करवानी है। अगर यही चीज़ आप इसमें लिखते हो, जैसे इस वाले सिंटेक्स में ए को आप सेपरेटली इन्वर्टेड कोमा में लिखते हो, डी को आप सेपरेटली लिखते हो, तो ये समझेगा कि ए से डी तक हमें करवाना है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी इन्वर्टेड कोमा की, कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे कोड्स की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम विद सेल कैसे यूज़ कर सकते हैं। रेंज अब मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी रेंज ले लेता हूँ, A4 से लेके मैंने क्या लिया, इसको मैंने ले लिया C8 ले लिया। आप कैप्स या स्मॉल कैसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये केस सेंसिटिव नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने वैल्यू नहीं ले रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो रेंज है, इस रेंज में स्पेसिफिक जो सेल है उसमें वैल्यू इंसर्ट हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें एक सेल हमारा मेथड है, सेल मेथड में हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। आप सिर्फ टैब भी दबा सकते हो सिर्फ सेल पे आने के बाद, ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मैंने ब्रैकेट ऑन किया, पहले हमें रो नंबर देना है, फिर हमें कॉलम नंबर देना है। अब मैंने रेंज जो लिया है वो क्या लिया है, A4 से लेके C8 तक लिया है मैंने। अब मैं दे देता हूँ रो 5th दे देता हूँ और कॉलम दे देता हूँ 3, वही हमारा सेम सिंटेक्स 8th। अब मैं इसको इंसर्ट करवाता हूँ, सॉरी रन करता हूँ। अब आप देखोगे कि जो हमारी कोड रन हुआ है वो कॉलम सी और रो नंबर 8 में हुआ। वो ऐसा क्यों हुआ है, देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपली A4 से लेके C8 को रेंज दिया पहले। ये जैसे हमारा कॉलम है, हमने क्या किया, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने A4 से लेके C8 तक का रेंज दिया, हमने उसके बाद क्या किया, हमने उसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं करवाई। हमने क्या किया, मेरे को
उस रेंज में स्पेसिफिकली मेरे को कोई पर्टिकुलर सेल में वैल्यू इंसर्ट करवानी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सेल्स प्रॉपर्टी का यूज़ किया रेंज के साथ। तो सेल्स का आपने देखा होगा, जो मैंने आपको सिंटेक्स दिखाया था वो पहले रो था फिर कॉलम था। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पहले रो है फिर कॉलम है। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने यहाँ पे रो 5 मतलब जो रेंज हमने सेलेक्ट कर रखी है उसमें रो 5, तो हमने रेंज जो दे रखी है वो 4th से दे रखी है, और जो हमारी रो है 5th रो है वो कौन सी है, 8th हमारी 5th रो है यहाँ पे। अगर आप देखोगे जो कॉलम है, कॉलम थर्ड कौन सा है, कॉलम थर्ड हमारा सी है। तो वहाँ पे जाके ये क्या करेगा, वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। जैसे हमने ये पहला लिखा था, इसको हमें दूसरे तरीके से लिखना हो सेल का यूज़ करके, क्योंकि रेंज और सेल दोनों सेम चीज़ है। हम रेंज ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये वाइडली यूज्ड है। जैसे हम सेल्स दबाते हैं, यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ अपना। अब यहाँ पे रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स मांग रहा है। इसको हमें इन्वर्टेड कोमा में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे जो भी हमें रो इंडेक्स या कॉलम इंडेक्स देना है। रो 1 ले लेता हूँ और कॉलम मैं हमारा 2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सेल का यूज़ करके भी सिंपली, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट की थी, इसका भी हम यूज़ करके वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा वही सेम यहाँ पे वैल्यू और इक्वल टू लिखूँगा, और यहाँ पे मैं सिंप्लिसिटी अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट ही लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो आपने देखा हुआ कि जो वैल्यू था वो कैप्ट हो गया, पहले स्मॉल में लिखा हुआ था। अब मैं इसको रन करता हूँ, आप देखोगे कि यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। तो आप ऐसे भी यूज़ करके, मतलब ये जो हमने पहला कोड यूज़ किया था और जो सेल का कोड यूज़ किया है, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ लिखने के अलग अलग तरीके हैं, आप जैसे चाहें रेफर कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था मैं कि आपको एंड का यूज़ बताऊंगा कि एंड को कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे हम एक्सेल वीबीएन मैक्रो सीख रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेल लिखा, और सामने वाले कॉलम में मैंने लिख दिया वीबीएन। तो अब क्या होगा, मेरे को एंड का मेथड एंड यूज़ करके इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे एंड को प्रेस किया और दोबारा मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ऐड कर दिया। तो ये क्या हुआ, हमारा एक्सेल वीबीए ऐड हो गया। तो सेम तरीका ही हमने अपने यहाँ पे कोडिंग में यूज़ किया था। जैसे A4 है, ए बस टेक्स्ट था तो इसलिए मैंने इसको इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया और 4 एंड के साथ जोड़ दिया यहाँ पे, और सेम यहाँ पे हमने यूज़ किया D4 के साथ। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। एक एग्जाम्पल एक्सेल में जिसका यूज़ किया था आपको रेफरेंस को समझाने के लिए, प्लीज़ आप उसको देखिए इनके साथ और कोशिश करिए। आप जैसे ये वाला रेफरेंस है, आप ये वाला रेफरेंस भी से समझ सकते हैं, तो आप उसको समझिए, कोशिश करिए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अब उसके बाद दोस्तों एक हमारा आता है ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन पहले मैं यहाँ पे कोडिंग में इसको यूज़ करता हूँ, फिर मैं आपको सेपरेटली भी बताता हूँ कि ऑफसेट फंक्शन क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे रेंज लिखा, मैं सिंपली यहाँ पे रेंज दे देता हूँ हमारा A1, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑफसेट। ऑफसेट भी बेसिकली हमारी एक रेंज की ही प्रॉपर्टी है। तो मैंने यहाँ पे ऑफ पे आके मैंने टैब दबाया तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ब्रैकेट लिया, तो ये हमें ऑलरेडी सिंटेक्स दे रहा है। अब मैंने आपको पहले बता दिया है कि सिंटेक्स अगर आपको किसी का देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं। ऑफसेट का सिंटेक्स अगर आपको देखना है तो आप गूगल में जाके रन कर सकते हैं, आई मीन ऑफसेट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप F1 दबाएंगे तो यहाँ पे आपका ऑफसेट खुल जाएगा। मैं आपको सिंपली यहीं पे इसका सिंटेक्स दिखा रहा हूँ। रो ऑफसेट हो गया कि कितनी ऑफसेट, मतलब हमें कितना, जो हमारी रेंज है उसमें से हमें कितना कॉलम या रो को ऑफसेट करना है, यानी कि कितने कॉलम उसमें से हटाने हैं हमें, या फिर उसके अलग जाके हमें वैल्यू इंसर्ट करवानी है। तो रो ऑफसेट, अब जैसे A1 है, A1 को अब मैं 9th रो यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं कितने रोज़ को ऑफसेट करूँ तब जाके हमारी 9th रो में वैल्यू इंसर्ट होगी। अब A1 मैंने रेंज दिया है, तो उसके बाद हमारी 7 रो और आती है 9th से पहले, तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। तो हमारी 7 रो ऑफसेट हो चुकी है, और कॉलम मैं कोई भी ले सकता हूँ। जैसे A1 है, मैं 2 कॉलम ऑफसेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट वैल्यू, हमारा जो वैल्यू वाला फंक्शन है, मैं नीचे आता हूँ, टैब दबाता हूँ, और इक्वल टू में मैं लिख देता हूँ 9th। हम 9th में है, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कोमा 9th, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको रन, आप देखोगे कि हमारी जो वैल्यू इंसर्ट हुई है वो कहाँ हुई है। अगर आप देखोगे जो ऑफसेट है, मैंने क्या किया, मैंने A1 यहाँ पे रेंज ली, A1 को रेंज को लेने के बाद मैंने क्या किया, इसमें से 8 रो को ऑफसेट कर दिया। 8 रो ऑफसेट करने का मतलब है
एक ये जो रो है यहाँ ये वाली मिस होएगी, मतलब हमें ये काउंट नहीं करना, इसके बाद हमें काउंट करना है। तो ये हमारी 9th रो होगी। अब 9th रो में मैंने क्या किया, उसके बाद 2 कॉलम को ऑफसेट किया है। तो कॉलम ए में हमारा था, कॉलम 2 को ऑफसेट किया है 1 और 2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, हमारी वैल्यू इंसर्ट हो गई। तो ऑफसेट फंक्शन का आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने सिंगल रेंज का यहाँ पे यूज़ किया था, मैं यहाँ पे मल्टीपल रेंज का यूज़ करके आपको ऑफसेट फंक्शन दिखाता हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले यहाँ पे A1 दिया था सिंपल, अब मैं A1 से लेके B1 दे देता हूँ बेसिकली। ये हमारी मल्टीपल रेंज हो गई। अब मैं बेसिकली वही हमारा ऑफसेट टाइप करूँगा, टैब करूँगा। अब हमें कितनी रो ऑफसेट करनी होगी 10th में आने के लिए, पहली रो, और उसके बाद 9th 10th में आने के लिए, और उसके बाद मैं सिंपली इस बार 2 कॉलम को फिर से ऑफसेट कर लेता हूँ, डॉट वैल्यू, और अब मैं इक्वल टू का साइन दबा के इसको टेक्स्ट इंसर्ट करवाता हूँ 10th। अब आप देख रहे हो कि हमारी जो वैल्यू इंसर्ट हुई है वो सी और डी में हुई है और 2 बार हुई है। वो क्यों हुई है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे रेंज दिया है वो मल्टीपल रेंज दिया है। बेसिकली मान लो अगर मेरे को A1 से B1 में वैल्यू इंसर्ट करवानी है, तो मैं सिंपली क्या लिखूँगा, ये ऐसे कोड लिखूँगा, A1 से B1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 10th। तो हमारा क्या होगा, हमारी मल्टीपल वैल्यू जितने भी हमने कॉलम सेलेक्ट किए, रो सेलेक्ट किए, उसमें सब में वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने रेंज दिया सिंपल A1 से B1 और मैंने उनको ऑफसेट कर दिया। मेरे को वहाँ पे इंसर्ट नहीं करवानी, मैं यहाँ पे कुछ रोज ऑफसेट करवा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, 9 रो को ऑफसेट करवाया। यहाँ पे मैं 10th रो पे आया, फर्स्ट रो से 10th रो पे। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 कॉलम ऑफसेट करवाए। तो यहाँ पे बी और बी के बाद दूसरा कॉलम कौन सा हो गया, सी। तो सी में हमारी वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। तो जो A1 और B1 में जो वैल्यू आनी थी मैंने उनको ऑफसेट करवा दिया 9 रो से और 2 कॉलम से। तो उसमें जो दोनों वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गई। तो इस तरह से आप ऑफसेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको ये हमारा एक्सेल का भी फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, एक्सेल VBA मैक्रो, एंड भी लिख देता हूँ मैक्रो। तो अभी हमने क्या किया, अब हम ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। सपोज मेरे को यहाँ पे कुछ वैल्यू देखनी है, जो वैल्यू है उस वैल्यू को ये हमें देगा जिसका हम रेफरेंस देंगे बाय ऑफसेटिंग रोज एंड कॉलम। मैं सिंपली इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। F14 से यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ऑफसेट करना है। मेरे को कितनी रोज ऑफसेट करनी है, मेरे को मान लो 2 रो ऑफसेट करनी है। तो 2 रो ऑफसेट करके मैं कहाँ पे आऊँगा, एंड पे आऊँगा। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास कॉलम है नहीं, हमारे पास यहाँ पे अगर मैं यहाँ से अगर कॉलम एक कर दूंगा तो कॉलम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास अभी वैल्यू है नहीं तो वो कुछ नहीं देगा। तो मैं सिंपलिसिटी के लिए कॉलम अभी 0 कर देता हूँ, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखो 2 रो को हमने ऑफसेट किया था, हमारा एंड आ गया। अगर सपोज यहाँ पे मैं कॉलम दे देता हूँ 2, अब कॉलम 2 ऑफसेट करके हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो ये 0 दे देगा। अब मान लो कॉलम 2 ऑफसेट करके कहाँ पे आया होगा, 2 रो यहाँ से ऑफसेट हुई एंड पे आया, 2 कॉलम ऑफसेट किए मैंने, कहाँ जाएगा, G और H। अगर यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप करता हूँ तो ये नाम यहाँ पे आ जाएगा। मैं एक 11 तरीका और बताता हूँ आपको। अब मैं सिंपली इसको टाइप कर लेता हूँ और मैं क्या देता हूँ, कोई भी रेंज दे देता हूँ, D15 दे देता। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं अब दूसरी रेंज देता हूँ। अब मैं रेंज दे देता हूँ B से लेके 10 से लेके C12, ठीक है। तो अब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हम टेक्स्ट देते हैं 11th। तो यहाँ पे मैंने इसको, अब हमारा देखो हमने गलती की है। अब आपको दिख रहा होगा क्या गलती की है, अब आप बताओ आपने नोटिस किया है कि नहीं किया, मैंने क्या गलती की है। अब यहाँ पे मेरे को दिख रही है क्या गलती है। हमें इसको ओके कर देता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने फाइंड आउट की होगी, हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को क्लोज नहीं किया है, यही हमारी गलती थी। मैं इसको फिर से एंटर दबाता हूँ तो आप देखोगे कि जो हमारा रेड सिंटेक्स है वो नहीं आ रहा है। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो 11th की जो वैल्यू है कहाँ पे इंसर्ट हुई है। अब आप देख रहे होगे कि 11th की वैल्यू हमारी B11 12 और C11 और 12 इसमें इंसर्ट हुई है। ऐसा क्यों, मैं आप सिंप्लिसिटी के लिए मैं पहले ये दोनों जो हमारी रेंज है उनको हाईलाइट कर लेता हूँ 1 बाय 1। हम A11 टू D11 जाते, D15 जाते हैं। ये हमारी A11 टू D15 हमारी रेंज हो गई। उसके बाद हमने देखा होगा आपने कौन सी रेंज दी है, B10 से C12। तो अगर B10 से C12 जाना है तो ये हमारे B10 से C12 ये हमारी सेकंड रेंज होगी। मैं इसको दूसरा कलर दे देता हूँ, सपोज ये कलर दे दिया। अब बेसिकली हमने किया क्या, ये बेसिकली इंटरसेक्शन है।
जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं हमारे दोनों चीज़ें, वहाँ पे ये वैल्यू को इंसर्ट करवा रहा है। तो पहले वाली जो रेंज है A11 टू D15 वहाँ पे, और B10 टू C12, इसमें जो इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन वाली जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, मैं इसको टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ। अब आप देखोगे कि जो हमारी इंटरसेक्शन वाली वैल्यू है, सिर्फ वहीं पे हमारा जो 11th टेक्स्ट है वो ऐड हुआ है। तो ऐसे हम इसको यूज़ करके सिर्फ इंटरसेक्शन में भी वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे कुछ तरीके थे जिससे हम रेंज को रेफ़र कर सकते हैं। आप प्लीज़ इनको गो थ्रू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में आपको ये शायद समझ नहीं आएंगे, आप बार बार इनको देखेंगे तो आपको क्लियर होंगे कि हमें कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है। वो मैंने आपको डिटेल में कवर किया, आप वीडियो को प्लीज़ बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैंने आपको एक सम का एग्जांपल दिया था, उससे आप रेफरेंस को समझ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा और तरीके दिखाऊँगा आपको जिससे हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ और एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको साथ साथ में अभी बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मान लो, अगर आपको जैसे रो है, रो का साइज़ जैसे सपोज मैं चेंज करना चाहता हूँ कोड के थ्रू। नॉर्मली तो आपको पता होगा हम कैसे करते हैं, सिंपली यहाँ पे हम गए और हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, या फिर राइट क्लिक किया, हमने रो हाइट में गए, यहाँ पे हमने कुछ भी टाइप कर दिया, जो भी मैं टाइप करूँगा वो उसके अकॉर्डिंग रो का साइज़ हमारा चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इसको कोड के थ्रू करना है तो हम कैसे करेंगे, तो मैं इसी में ही सिंपली आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम रेंज का ही यूज़ करेंगे। सपोज मैंने रेंज का यूज़ किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सपोज रेंज यूज़ करनी है 18 से 19। मैंने जो 18 है, 18 से जो 19 हमारी रो है उसको मेरे को, सॉरी हमने इन्वर्टेड कोमा को स्टार्ट नहीं किया, 18 से 19 फिर से टाइप करता हूँ, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब बेसिकली हमें क्या करना है, ये मैंने दो रो सेलेक्ट कर लिया है 18 और 19। अब इसकी मेरे को जो रो हाइट है वो चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रो हाइट टाइप करूँगा। ये आप देख रहे हो कि रो हाइट यहाँ पे आ चुका है हमारे प्रॉपर्टी। मैं इसको सिंपली टैब दबा के सिलेक्ट कर लूँगा और हमें इक्वल टू का साइन देके हमें क्या देना है, आपको नंबर देना है कि आप कितनी हाइट बढ़ाना चाहते हो। मैं सपोज अगर आपको रिफ्लेक्शन दिखाना आपको, तो मैं 25 दे देता हूँ। अब ये 25 हमारा नंबर है, नंबर को हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको 25 कर दिया। अब मैं एंटर करता हूँ तो अब क्या होगा कि जो रो 18 और 19 है वो उसकी जो हाइट है रो की वो 25 हो जाएगी। आप यहाँ पे नज़र बनाइएगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखो रो की जो हाइट और 19 है वो 25 हो चुकी है। अगर आपको चेक करना हो तो सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी रो हाइट देख सकते हो, रो हाइट 25 हो चुकी है। तो आप ऐसे रो हाइट को चेंज कर सकते हो। इसलिए अब मैं आपको एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ जिससे हम मल्टीपल रेंजेस को विदाउट, जैसे मेरे को 17 को चेंज करना है रो हाइट लेकिन 18 को नहीं करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ, पहले इसको ठीक कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। मैंने इसको ऑटो फिट कर दिया। अभी मैं आपको ऑटो फिट भी बताऊंगा कि कोड के थ्रू हम ऑटो फिट कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, रेंज को प्रेस किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने रो हाइट फिर से, ये आप देख सकते हो रो हाइट यहाँ पे आ गया। तो रो हाइट मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया और आप देखोगे इक्वल टू में जाके मैं आपको फिर से 25 कर देता हूँ। और इसको मैं रन नहीं करना चाहता इस कोड को। अगर किसी भी कोड को आपको रन नहीं करना है तो सिंपली क्या करना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा आपको यहाँ पे लगाना है आगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब कहीं जाओगे तो आप देखोगे कि जो सिंटेक्स है वो ग्रीन हो चुका है। और ग्रीन का मतलब क्या था, ये कमेंट है। तो ये कमेंट है तो बेसिकली ये कोड रन नहीं होगा। अब जो कोड रन होगा ये सारे कोड रन होंगे और ये कोड रन होगा, बट ये ग्रीन वाला रन नहीं होगा। तो मैं अब आपको रन करता हूँ सिंपली। अब आप देखिए 17 की रो चेंज हुई है, 18 की नहीं हुई है, 19 की चेंज हुई है। तो ऐसे हम यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, रेंज को यूज़ कर सकते हैं। फिर से मैं इसको ठीक कर देता हूँ पहले और हम फिर से इसमें जाते हैं। अब हम एक और तरीका देखते हैं जिससे हम रो हाइट्स को चेंज कर सकते हैं। रेंज की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रोज़ लिख सकते हैं सिंपली। और रोज़ आप लिखेंगे तो आपको सिंटेक्स दिखा रहा है रोज़ का, आपको रो इंडेक्स देना है। अब मेरे को रो इंडेक्स देना है, मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ 18 से 90 जो रो हाइट है वो चेंज हो जाए। तो मैंने यहाँ पे रो हाइट लिखना है। अब देखो दोस्तों, ये मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, अगर ये ठीक होगा तो ये कैपिटल में हो जाएगा। ये ठीक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमने कुछ ना कुछ एरर किया है। अब हमारा ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। अब आप देखना 18 और 19 में क्या होगा। अब देखेंगे कि 18 और 19 की जो रो हाइट है वो चेंज हो चुकी है और वो 25 हो चुकी है। मैंने तरीका आपको बता ही दिया कैसे करना है। तो ये तीन तरीके दोस्तों जिससे आप रो हाइट को चेंज कर सकते हो। अगर आपको कॉलम को करना है तो कॉलम का भी सिंपल सेम तरीका है।
मैं आपको कॉलम का भी दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे कॉलम टाइप किया, सॉरी कॉलम्स टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, कॉलम एफ पिक कर लेता हूँ। मैंने कॉलम एफ को इन्वर्टेड कॉमा में लिया, या फिर मैं सिंपली एफ के साथ जी भी कर देता हूँ। डॉट, अब यहाँ पे रो हाइट थी, अब यहाँ पे क्या होगा, कॉलम विड्थ होती है। मैं यहाँ पे कॉलम विड्थ सिंपली टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 20 दे देना है। अब आप जैसे अब आप देखोगे एफ़ और जी का जो कॉलम है वो हमारा क्या होना चाहिए, 20 हो जाना चाहिए। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब देखो जो हमारी कॉलम की विड्थ है एफ़ और जी की, वो दोनों की चेंज होके फूल गए हैं, वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कॉलम को, और आप कॉलम को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने बाकी किया। आप प्लीज़ घर पे ट्राई कीजिएगा इनको। अब दूसरी चीज़ जो फाइनल मेरे को इस लेक्चर में आपको सिखानी है वो है ऑटो फिट। हम मान लो हमने कॉलम की हाइट तो इतनी कर दी, हम मेरे को कॉलम ऑटो फिट करने हैं और मैं सारे कॉलम एक साथ ऑटो फिट करना चाहता हूँ। मैं सेलेक्ट नहीं करना चाहता, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली कॉलम्स में जाऊँगा, डॉट, मैंने क्या किया, ऑटो फिट। आप देख रहे हो ऑटो फिट यहाँ पे आ चुका है। हमें यहाँ पे ये हमारा मेथड है। मैंने आपको कल, सॉरी मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, डॉट ऑटो फिट। कल मैंने आपको बताया था ये वाला जो साइन होता है वो मेथड का होता है, ये प्रॉपर्टीज़ का होता है। हम इसको कल की जो सेक्शन है इसमें देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या हो सकते हैं। हमने ऑटो फिट हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और टैब में गए, ये हमारा ऑटो फिट होगा। अब बेसिकली क्या होगा, जब मैं इसको कोड को रन करूँगा, पहले जो कोड रन होगा वो ये रन होगा, फिर बाद में जो लास्ट में होगा ऑटो फिट होगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये वाले जो अभी कॉलम आपको दिख रहे हैं फूले हुए, वो आपको ठीक हो जाएंगे। अब आप देख रहे हो सारे कॉलम ठीक हो गए। अब इनकी जो कॉलम विड्थ थी वो ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो गए। सेम वे हम रो फिट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, हमारी रो भी ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। सेल रेफरेंस और रेंज रेफरेंस का लेक्चर था। उम्मीद आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट है, कुछ भी क्वेरी है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमसे कनेक्ट कीजिए, हमें खुशी होगी कि हम आपको गाइड करें। सो गाइज थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। और नेक्स्ट सेक्शन हमारा रेंज रेफरेंस की प्रॉपर्टीज़ और मेथड के बारे में होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।